हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लिटरेरी फॉर्म के सेशन में हम अपनी बात शुरू करेंगे पेस्टोरल एलेजी से। इससे पहले वाले सेशन में 8वें सेशन में हमने लिरिक पोइट्री और एलेजी की बात की थी। अब जो बारी है वो है पेस्टोरल एलेजी की। ये हमारा 18th टॉपिक है। ये तो आप देख ही रहे हैं। पिछले जो 17 टॉपिक हैं आपके, वो सारे के सारे चैनल पर उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी अपन ने किए हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में वो एक अलग से पोर्शन आपको पूरा मिल जाएगा, जिसमें पूरे के पूरे 8 वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आज का 9वां वीडियो होगा, यानी 9th सेशन है ये। चलिए शुरू करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द की फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ पेस्टोरल एलेजी फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एलेजीज। करेंगे ये जो साधारण टाइप की या दूसरे प्रकार की जो एलेजीज होती हैं, उनको पेस्टोरल एलेजी, उनसे पेस्टोरल एलेजी किस तरह से डिस्टिंग्विश, अंतर रखती है या अलग होती है। की फीचर्स बता दीजिए, या किन की फीचर्स की वजह से पेस्टोरल एलेजी अदर टाइप्स ऑफ एलेजीज से अलग होती है, वो बताना है। और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज अ पेस्टोरल एलेजी यूज नेचर एंड रूरल इमेजरी टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड लॉस। करें किस तरह से पेस्टोरल एलेजी नेचर को और रूरल इमेजरी को यूज करती है, किसके लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ग्रीफ एंड लॉस, दुख और नुकसान को। यही दो चीज़ें हैं, देखिए, नेचर का यूज़ और रूरल बैकग्राउंड का यूज़। ये दोनों डिफ्रेंशिएट करती हैं नॉर्मल एलेजी को पेस्टोरल एलेजी। ठीक है, चलिए आंसर देखेंगे। अ पेस्टोरल एलेजी इज़ अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ एलेजी, एक विशेष प्रकार का टाइप है एलेजी का। दैट मॉन्स, जो विलाप करता हुआ पेश किया जाता है डेथ पर, थ्रू द लेंस ऑफ एन आइडियलाइज्ड रूरल सेटिंग, उस चश्मे से जिसमें एक आदर्श रूरल ग्रामीण सेटिंग देखने को मिलती है। यानी जो पेस्टोरल एलेजी है आपकी, वो एक आदर्श रूरल सेटिंग में कही गई एलेजी है, जो कि किसी की मौत पर विलाप करती है। ठीक है, सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम अदर एलेजीज, इसकी जो सेटिंग है ना, यही इसको दूसरी एलेजीज से क्या करती है, अलग करती है। इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है ना, वो खुद को शेफर्ड मानता है, और जो भी इसका प्रिय या प्यारा जो मर चुका है उसको भी शेफर्ड मानता है, और शेफर्ड मानकर वो अपनी बात को कहता है। ये भी एक ख़ास चीज़ है इसकी, देखेंगे अपन आगे। अनलाइक जनरल एलेजीज, साधारण एलेजीज की तरह विच वराई वाइडली इन टोन एंड सेटिंग, जो सेटिंग और टोन में बहुत प्रकार की होती हैं, द पेस्टोरल एलेजी कंसिस्टेंटली यूजेस द कंट्री साइड, जो पेस्टोरल एलेजी है वो लगातार यूजेस इस्तेमाल करती है कंट्री साइड को एज अ सेटिंग, ऑफन फीचरिंग शेफर्ड्स, प्रायः इसमें शेफर्ड को फीचर किया जाता है, रस्टिक लाइफ, देहाती ज़िंदगी को, एज इट्स बैकड्रॉप, इसके बैकड्रॉप के रूप में। ठीक है, वही बात है, इतना लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, की फीचर्स क्या हैं इसके। की फीचर्स इंक्लूड द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़, इन्वोकेशन किया जाता है म्यूज़ का, यानी उसको इन्वोक किया जाता है। द पोएट्स और शेफर्ड्स लेमेंट, और पोएट या शेफर्ड का लेमेंट विलाप होता है इसमें। प्रेज ऑफ द डिजीज्ड, और जो मर चुका है उसकी तारीफ की जाती है। अ डिनंसिएशन ऑफ डेथ, और मौत को थोड़ा सा बुरा भला कहा जाता है। एंड अ फाइनल एक्सेप्टेंस और कॉन्सोलेशन, और फिर अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जो आया है उसको जाना है। कॉन्सोलेशन और सांत्वना को स्वीकार कर लिया जाता है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, एक्सप्रेसिंग होप फॉर इमॉर्टेलिटी, ये इमॉर्टेलिटी के लिए होप जगाती है। द डिसीज्ड, जो मरा हुआ व्यक्ति है, इज फ्रिक्वेंटली रिकास्ट एज अ शेफर्ड, उस शेफर्ड के तौर पर रिकास्ट प्रेजेंट किया जाता है। एंड सराउंडेड बाय मैथोलॉजिकल फिगर्स, और वो मैथोलॉजिकल फिगर्स से क्या होता है, पौराणिक फिगर्स से घिरा हुआ होता है। एम्फेसाइजिंग अ टाइमलेस आर्केटाइपल मॉर्निंग, और ये एम्फेसाइज करता है टाइमलेस एक अंतहीन आर्केटाइपल मॉर्निंग विलाप को। ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी बातें इसमें यहाँ पे कही हैं। नेचर एंड रूरल इमेजरी प्ले अ क्रूशियल रोल, नेचर यानी प्रकृति और जो रूरल इमेजरी है ना, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, दुख को व्यक्त करने में, लॉस, नुकसान को व्यक्त करने में, इन पेस्टोरल एलेजीज में।
यानी पेस्टोरल इलेजीज में नेचर, प्रकृति और रूरल इमेजरी, रूरल जो इमेजरी है, जो सेटिंग है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नुकसान और गम को, दुख को दिखाने में। द नेचुरल वर्ल्ड मिरर्स द मॉर्नर्स सारो, जो प्राकृतिक संसार है, मिरर वो दर्शाता है मॉर्नर्स, दुख व्यक्त करने वाले के दुख को। फ्लावर्स में विल्ट, एनिमल्स में ग्रीव, एंड द वंस पीसफुल लैंडस्केप अपीयर्स डिसरप्टेड। करेंगे फ्लावर आपको रोते हुए दिख सकते हैं, एनिमल्स में ग्रीव, जानवर आपको दुख प्रकट करते हुए दिख सकते हैं, एंड द वंस पीसफुल, और जो कभी पीसफुल थी लैंडस्केप, वो प्राकृतिक भूमि, अपीयर्स डिसरप्टेड, वो भी डिसरप्टेड यानी अस्त व्यस्त नजर आती है। ये इसकी खास बात है। दिस सिंबोलिज्म, ये जो सिंबलिज्म है, लिंक्स, ये जोड़ता है ह्यूमन डेथ को टू अ कॉस्मिक लॉस ऑफ हार्मनी, सामंजस्य के एक ब्रह्मांडीय नुकसान से, यानी संसार के दुख को इसमें दिखाया जाता है। आगे देखेंगे, इनहेंसिंग द इमोशनल रिजोनेंस, ये फिर हमारे इमोशनल रेजोनेंस को और बढ़ा देता है, तर्क को और बढ़ा देता है। द पेस्टोरल सेटिंग्स एसोसिएशंस विथ इनोसेंस, और जो पेस्टोरल सेटिंग है उनसे इनोसेंस को दिखाया जाता है, सिंप्लिसिटी को दिखाया जाता है, प्योरिटी, पवित्रता को दिखाया जाता है। कंट्रास्ट पोइग्नेंटली विथ द पेन ऑफ डेथ, जो पूरी तरह से पेन ऑफ डेथ के साथ कंट्रास्ट करते हैं। मेकिंग ग्रीफ, दुख को बनाते हुए, फील बोथ यूनिवर्सल एंड इटर्नल, दुख को यूनिवर्सल और इटर्नल बनाते हुए या महसूस करते और कराते हुए। दस इस प्रकार से द पेस्टोरल एलेजी यूजेस नेचर, नेचर का यूज करती है पेस्टोरल एलेजी, नॉट ओनली एज अ सेटिंग, सिर्फ एक सेटिंग के तौर पे नहीं, बट एज लिविंग, एक जीवंत सिंबॉलिक पार्टिसिपेंट, और एक प्रतीकात्मक भागीदार के तौर पर, इन मॉर्निंग, उसके विलाप में, यानी पोएट के विलाप में। डीपनिंग द एलेजीज इमोशनल, और इससे गहराई मिलती है एलेजी के इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट को, ठीक है, यानी और उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टोरल इलेजीज, लाइसिडस बाय जॉन मिल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मॉन्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, ठीक है, बाय कास्टिंग हिम एज अ शेफर्ड इन अ पेस्टोरल लैंडस्केप। करेंगे इसमें जो जॉन मिल्टन है वो एडवर्ड किंग, जो उनके दोस्त हैं, उन पर विलाप करते हैं उनकी मृत्यु पर, और उन्हें एज अ शेफर्ड दिखाते भी हैं पेस्टोरल लैंडस्केप यानी नेचुरल लैंडस्केप के साथ। एंड एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वन ऑफ द बेस्ट एलेजीज ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई, तो बहुत ज़बरदस्त है। विच रिफ्लेक्ट्स ऑन मॉर्टेलिटी एंड लॉस इन रूरल सेटिंग, जिसमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं मॉर्टेलिटी, नश्वरता को, एंड लॉस, और हमारे नुकसान को, इन रूरल सेटिंग, रूरल सेटिंग में। अनदर फेमस एग्जाम्पल इज वॉल्ट व्हिटमैन्स व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये एग्जाम्पल एक अच्छा हो सकता है। which while not strictly pastoral, जो पूरी तरह से पेस्टोरल तो नहीं है, uses natural imagery, इसमें नेचुरल इमेजरी का यूज़ किया गया है। इन अ सिमिलर, ठीक उसी एलेजियक टोन में, टू मॉर्न करने के लिए अब्राहम लिंकन से डेथ, अब्राहम लिंकन की मौत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19th हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको भी देख लेते हैं। What is a dramatic monologue in poetry and how does it differ from other types of lyric poetry? ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइट्री में क्या है, और ये लिरिक पोइट्री में, लिरिक पोइट्री के दूसरे टाइप्स से कैसे अलग है। गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग आज है ना, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, और उसकी जो थीम और स्टोरी है ना वो भी आसान है याद रखनी, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम, ये एक ऐसी पोएम होती है इन विच अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स, जिसमें एक सिंगल स्पीकर बोलता है। अ स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में। एट अ क्रिटिकल मोमेंट, किसी क्रिटिकल मोमेंट, किसी क्रिटिकल समय पर। अनलाइक रेगुलर लिरिक पोइट्री की तरह, विच यूजुअली एक्सप्रेसेस द पोएट्स पर्सनल फीलिंग्स, जो कवि के पर्सनल फीलिंग्स को दिखाती है। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इज स्पोकन बाय अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है, हु इज नॉट द पोएट, जो पोएट नहीं है, ठीक, ये डिफरेंस हो गया। अकॉर्डिंग टू एम एच अब्राहम के अनुसार इट हैज़ 3 मेन फीचर्स, इसके 3 फीचर होते हैं। एम एच अब्राहम ध्यान आ रहा होगा आपको,
वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स, है ना, ज़रूर पढ़िए इसको। तो क्या क्या अंतर हैं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एम एच अब्राहम, अ सिंगल स्पीकर डिलीवर्स द होल स्पीच। ठीक है, सिंगल स्पीकर पूरी बात कहता है। द स्पीकर एड्रेसेस साइलेंट लिसनर्स, साइलेंट लिसनर्स को या वो एड्रेस करेगा या किसी एक को जो कि काल्पनिक होगा। हुज प्रेजेंस इज ओनली अंडरस्टूड, यही वही बात आ गई जिसकी प्रेजेंस जो है वो अंडरस्टूड है कि हाँ मौजूद है। थ्रो हिंट्स इन स्पीच, स्पीच में उसकी तरफ हिंट करते हैं तो उससे समझ आता है कि कोई वहाँ पर मौजूद है। द पोएट यूजेस दिस स्पीच, और कवि जो है यूज़ करता है इस स्पीच को टू रिवील द स्पीकर्स पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, स्पीकर के कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी को उजागर करने के लिए, हमारे सामने पेश करने के लिए। दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म है, बिकेम वेरी पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध हुआ इन द विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड में, स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, खास तौर से रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क में, एंड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ब्राउनिंग्स फेमस पोएम माई लास्ट डचेस आ गया, ध्यान रखिए, इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग वेयर ड्यूक शोज अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट वाइफ एंड इनडायरेक्टली रिवील्स हिज प्राइड, जीलसी एंड क्रुएल्टी। करेंगे ये जो आपकी माई लास्ट डचेस है, ये एक ऐसा ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक ड्यूक को दिखाया गया है, उससे पोर्ट्रे किया गया है। शोज अ पोर्ट्रेट ऑफ, अच्छा, जो ड्यूक है वो अपनी लेट वाइफ, गुजर चुकी पत्नी का पोर्ट्रे बताता है, और साथ में उसकी भी जो खामियां थी, गलतियां थी, जो उसकी क्रुएल्टी थी, वो भी सामने आ जाती है। देखिएगा आगे, इनडायरेक्टली रिवील्स हिज प्राइड, जो अप्रत्यक्ष रूप से रिवील कर देता है, उजागर कर देता है, हिज प्राइड, अपने घमंड को, जीलसी, जलन को, एंड क्रुएल्टी, निर्दयता को भी। द रीडर लर्न्स, लीडर जान जाता है, मोर अबाउट द ड्यूक्स एरोगेंट, उस ड्यूक के घमंड, एंड कंट्रोलिंग नेचर, और कंट्रोलिंग नेचर के बारे में, देन अबाउट डचेस हरसेल्फ, डचेस के बारे में जानने से ज़्यादा ही, यानी डचेस की तो कम बात करता है लेकिन वो अपनी ही क्वालिटीज़ को ज़्यादा बताता है। 10 इस प्रकार से, आ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, बट अ वे ऑफ गिविंग द रीडर, बल्कि एक तरीका है रीडर को प्रदान करने का, क्या, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट, एक साइकोलॉजिकल इंसाइट को, इनटू अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर में गहराई तक जाने की। ठीक है, इट ब्लेंड्स, ये ब्लेंड कर देता है, मिक्स कर देता है पोइट्री को, ड्रामा को, एंड कैरेक्टर स्टडी, और कैरेक्टर की स्टडी को, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और ये चीज़ें इससे बना देती हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, महान फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है भाई, तो ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। अब हम अगले सेशन में ट्रेजिडी से पर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए कुल मिलाकर के 25 प्लेलिस्ट आपके लिए चैनल पर मौजूद हैं। ठीक है, जाइए उनको देखिए, और जो इनके पीडीएफ हैं वो हम टेलीग्राम में लगातार प्रोवाइड करा ही रहे हैं आपको, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पीडीएफ पढ़ते जाइए और वीडियोस को देखते जाइए, और एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।